हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले तो स्टीरियो केमिस्ट्री से आपको दो चीजें ही याद आती होंगी। क्या होती है? मुझे तो यही पता चलता है जब भी स्टीरियो की बात आती है तो ये दो चीज समझ में आती है कि एक वेज और एक डैश, यानी कोई एटम हमारा एक वेज पे लगा होगा, एक डैश पे लगा होगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में यही होता है हमारा, जो हमारे एटम्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। इसके क्वेश्चन जो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। आपके ऑर्गेनिक के कई सारे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि इसकी स्टीरियो बताओ क्या होगी, कौन सा ग्रुप बैक साइड होगा, कौन सा फ्रंट साइड होगा, कौन सा वेज पे, कौन सा डैश पे। तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक, इसमें हम कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, होमोटॉपिक हेट्रोटॉपिक एटम्स क्या होते हैं। तो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री, ये तो हमें पता है कि एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं। अब हमारा जो एक पेपर है, मान लो ये बोर्ड ही है, तो इस पे हमें कोई एटम की स्ट्रक्चर बतानी है, कोई ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे? मान लो इथेन की बात कर रहे हैं हम, CH3C2H6, ठीक है। हम मान लो इथेन की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे एटम्स हैं वो कुछ इस टाइप से लगे हुए हैं, यही तो बताएंगे हम। तो क्या एक्चुअल में ऐसे ही अटैच है एटम्स? क्या एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं? क्या कार्बन से इसी तरह कनेक्ट होते हैं कि तीनों कनेक्ट हो गए इस तरीके से जैसे दिख रहे हैं? तो ऐसा होता नहीं है कि एक ही प्लेन में हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब एक ही प्लेन में अटैच हो गए हैं, क्योंकि बोर्ड पे हम शो नहीं कर सकते ना कोई चीज आगे पीछे ऐसे, तो हमें तो यहाँ पर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारे क्या ये प्लेन में है या प्लेन से बाहर भी है? तो उसी के लिए हमारी ये स्ट्रक्चर यूज होती है। ये जो मेथड है वेज और डैश वाला, ये यूज होता है। तो वेज और डैश, ये दोनों से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो ये हाइड्रोजन अटैच है ना, ये प्लेन में नहीं है, ये वाले हमारे आउट ऑफ द प्लेन है। ये वाले जो वेज से शो हो रहे हैं ये फ्रंट साइड में है, और जो डैश से शो हो रहे हैं वो बैक साइड में है। जस्ट लाइक हम अगर इसको देख लें तो ये इस तरीके से है। अगर हम ये वाला अरेंजमेंट देखते हैं तो कुछ ये देख रहे हो ना, ये वाला तो एक प्लेन में है, लेकिन ये हमारा फ्रंट साइड में है और ये बैक साइड में है। तो इस तरीके का एक्चुअल में अरेंजमेंट होता है। तो वो चीजें हमारे 2D पेपर पे पॉसिबल नहीं है कि हम किसी को बोर्ड से बाहर ला के दिखा दें। तो इसीलिए हम स्टीरियो का यूज करते हैं, यानी वेज और डैश का यूज करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअल में अरेंजमेंट इस तरीके से है, ठीक है। यानी 2D पेपर पे एक 3D इमेज को दिखाना, वो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होती है हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की, वो दो तरीके से डिपेंड करती है। कोई भी स्ट्रक्चर होती है अगर फाइंड आउट करनी है तो हम उसे किस बेस पे निकालते हैं? इन दो बेसिस पे। नंबर 1, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी। एक तो हमें ये देखना होता है कि किस बॉन्ड से किस ग्रुप, कौन सा एटम ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है। एक तो हम उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, दूसरी चीज होती है हम उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब, इसका मतलब ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, इसी को तो बोल रहे हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हो उसमें जो कनेक्टिविटी हो रही है उसके बेस पे, या फिर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कि हमारे जो एटम ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से अटैच हैं, कौन सा आगे की साइड प्लेन के आउटसाइड है, कौन सा इनसाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो मेथड से देखते हैं हमारे किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को। तो जो हमारी कनेक्टिविटी है
वो भी डिफरेंट हो सकती है, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी ओरिएंटेशन जो एटम्स की वो डिफरेंट हो सकती है। तो इन्हीं बेस पे हमारी दो चीजें आती हैं, एक चीज आती है आइसोमर्स। आइसोमर्स यानी कि जिसमें हमारी केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूल तो सेम है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कई तरीके से हो सकती है। एक तो बेस पे कि उसकी क्या क्या कनेक्टिविटी हो रही है, कौन सा ग्रुप कौन से कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि हमारा कोई ऐसा ग्रुप है कि यहाँ पर अगर हम इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन इस तरीके से हमने अटैच किए हैं, क्या इसकी अरेंजमेंट को हम थोड़ा डिफरेंट नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको F इससे शो कर दें, कि इधर F कर दें और इधर क्लोरीन अटैच कर दें? बात तो फिर भी सेम ही है, मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, ये फॉर्मूला तो सेम ही है इसका, जितने एटम इसमें है इतने ही इसमें है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसकी कनेक्टिविटी का, सिर्फ ये डिफरेंस आया है। तो ये तो बात हो गई बॉन्डिंग कनेक्टिविटी की। दूसरी चीज है इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटम्स किस तरीके से अटैच हैं। अब हो सकता है कि हमारे ये जो है क्लोरीन प्लेन में हो और ये वाले दोनों जो हो हमारे इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन हो, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं, तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा प्लेन में हो और ये वाले जो दोनों ग्रुप हो वो इस तरीके से हो, ठीक है। तो ये हमारी ओरिएंटेशन हो गई। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये भी डिफरेंट हो सकती है, आपकी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसी बेस पे हमारे आइसोमर्स होते हैं, तो इनको हम आपस में क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमर्स होते हैं ना हमारे, ये दो टाइप के होते हैं। इनके बेस पे हम इनको डिवाइड अगर कर दें तो पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जब हमारे कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए, व्हेन कनेक्टिविटी डिफरेंट, व्हेन कनेक्टिविटी डिफरेंट, तब तो आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए तब आते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसके लिए हम लिख सकते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, व्हेन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर आएंगे। तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप का आइसोमर है, तो हम उसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन सा एटम कौन सा ग्रुप जो है कौन से कार्बन पे अटैच है। अगर किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स में कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रही है तब वो आपस में क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, राइट। लेकिन अगर कनेक्टिविटी सेम है बट डिफरेंस थोड़ा सा है उसके कॉन्फ़िगरेशन में, थोड़ा सा उसके एटम्स के अरेंजमेंट में, तब हम उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे दो टाइप के। एक तो होते हैं हमारे डायस्टीरियोमर्स और दूसरे होते हैं इनेंशियोमर्स, ठीक है। इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, देखो डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो हमारे मिरर इमेज ही नहीं होते एक दूसरे की। इनको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी अगर समझ भी नहीं आ रहा है कुछ भी तो अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसको डायस्टीरियोमर बोल रहे हैं। तो अगर कोई हमारा मिरर इमेज नहीं है, कोई भी, जैसे हमने अभी इथेन के एग्जाम्पल लिया था उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन अटैच किया था, तो इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें कोई दो मॉलिक्यूल आपस में अगर एक बीच में मिरर लगा दें तो वो दोनों अलग अलग हो जाए, मतलब वो मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है तो वो कहलाता है डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। और इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, जो मिरर इमेज तो होते हैं, मिरर इमेज होते हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपरपोजेबल भी बोलते हैं इसको, नॉन सुपरपोजेबल, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपरपोजेबल,
यानी एक दूसरे के ऊपर वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, वो डिफरेंट ही रहने वाली हैं, वो होते हैं हमारे इनएंशियोमर्स। इनकी बात हो रही है, ठीक है। ये तो एक जनरली इनके बेस पे आइसोमर्स का एक हमने टाइप देखा था कि इस तरीके से हमारे आइसोमर्स डिवाइड होते हैं। एक्चुअल में अब ये होते क्या हैं, क्या हमारे इनएंशियोमर्स होते हैं, क्या हमारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये हमें अभी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ देखना है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर में हम उसको बना सकते हैं, तो वो अब हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हमें डायरेक्टली अगर हम मान लो कोई टेट्राहेड्रल शेप का कोई ऐसा मॉलिक्यूल है AB4 टाइप का, तो उसको हम कैसे शो करेंगे कि वो इस तरीके से, ए जो है सेंट्रल एटम है और बाकी के जो बी एटम्स हैं वो अटैच हैं उससे, ठीक है। एक तरीके से टेट्राहेड्रल शेप कह लो उसको कि ये है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी कुछ इस टाइप से होती है ना। एक फ्रंट साइड में होता है, एक बैक साइड में होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम इस तरीके से शो करते हैं, तो ये जो होती है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज, क्योंकि वेज और डैश इससे शो किया हुआ है इसको, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल को अगर हमें, इसी मॉलिक्यूल को मान लो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाती है हमारी, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें ये जो, जैसे ये देखते हो ना आप, मान लो कि कोई हमारा इस तरह का मॉलिक्यूल है इस टाइप से, तो अगर कहीं इस तरह की लाइनें आप देखते हो, इन लाइन से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल को, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये फिशर होती है, इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लाइंग वेज जब इस तरीके से दिया हो हमें, दोनों चीजें वेज और डैश, फिशर जब हमें इस तरीके से लाइन शो की जाती है, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर जो ये वाली चीज होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हमारी वेज से शो होती है, यानी कुछ इस टाइप से वेज से शो होती है, ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, ये हमारी इस डैश से शो होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस वेज और वर्टिकल लाइंस डैश, ठीक है। ये हमारी फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसके अलावा ना दो और इंपॉर्टेंट होती है हमारी, यही मेनली इंपॉर्टेंट होती है, साहॉर्स एंड न्यूमैन, ठीक है, साहॉर्स एंड न्यूमैन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि फिशर को चेंज करो इनटू साहॉर्स या फिर न्यूमैन को शो करो इनटू फिशर। तो इस तरीके से उनको हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें हमें कन्वर्ट करके ही देखना पड़ेगा। जैसे कि इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स अगर हमें पता लगाने हैं, कोई हमें रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दी हुई है, तो हमें उसे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, तभी हम उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई हमारी जो भी इनएंशियोमर्स है या डायस्टीरियोमर्स है, उसका पता अगर हम फिशर में उसको रिप्रेजेंट करें, तभी हमें उसकी मिरर इमेज का पता चल पाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई इस तरीके से है ऐसे, तो उसमें हम बीच में मिरर लगा के ऐसा बता नहीं पाएंगे एक्चुअल में कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं साहॉर्स, ठीक है ना। इसको हम साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो इस तरीके से होती है। तो ये वाली, इससे हमारा इजीली निकल नहीं पाता है कि इनएंशियोमर है डायस्टीरियोमर है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू दिस फिशर प्रोजेक्शन में। तो अब हमें इसको चेंज करना आना चाहिए बस।
तो अब हम यही करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल समझ आ जाएगा कि न्यूमैन और सॉहर्स क्या होती हैं, कैसे कन्वर्ट होती हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, इस तरीके से। तो ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये कौन सी प्रोजेक्शन है हमारी, कौन से वाली रिप्रेजेंटेशन है, फिशर रिप्रेजेंटेशन है। इसको हमें चेंज करना है सॉहर्स एंड न्यूमैन में। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, ये वाला जो कार्बन है ये 1 मान लो, ये 2 कार्बन मान लो। तो ये जो दोनों कार्बन यहाँ पर अटैच हैं उनको ऐसे मान लो कि इस तरीके से हैं और ये इस तरीके से बॉन्डेड है, ये वाला जो बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो ये H वाला ग्रुप और OH वाला ग्रुप है ना, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा, और ये जो वर्टिकल दिए हुए हैं CH3 ये हमारे प्लेन में आएंगे। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। एक्चुअल में जो ये वाली प्रोजेक्शन होती है फिशर वाली, उसको जब हम चेंज करते हैं ना, तो ये आपको वैसे तो ऐसे दिख रहा है ना, और ये हमें ऐसे दिख रहा है इस तरीके से कुछ, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो होती है ना एक्चुअल में इस तरीके से होती है, यानी दोनों वाई ही बनाने होते हैं आपको। ठीक है, ये तो ऑपोजिट वाई हो गई, ये दोनों आपको एक वाई की शेप में बनाने होते हैं। तो ये वाली चीज आपको इस तरीके से करनी है। जब भी फिशर का दिया हुआ है आपको, ये जो चीज दी हुई है इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से लगी हुई है, HOH CH3 FH CH3 इस तरीके से है। ठीक है ना, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं, और ये जो ग्रुप है हमारा लेफ्ट साइड वाला, ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और जो ये राइट साइड में है ये वेज से शो हो रहा है, और CH3 है हमारा प्लेन में, इन द प्लेन। लेफ्ट वाले को हम शो करते हैं डैश एंड राइट को शो करते हैं वेज से, इस तरीके से है। ठीक है, अभी सॉहर्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, अभी तो ये कुछ इस टाइप से है वाई वाई, आपको कोई एक ना इस तरीके से करना पड़ेगा, किसी एक को आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा, चाहे आप इसको कर लो या उसको कर लो। हम इसको कर लेते हैं, तो ये ऑपोजिट करने का मतलब है इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगी रोटेशन, हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है इसको ऐसे करना है, यानी इसको हमें ऑपोजिट करना है। तो ये जो CH3 है इस बार ये ऊपर वाली तरफ चला जाएगा, इसको हम इस तरीके से अगर रोटेट कर देते हैं, ठीक है, रोटेशन देखो कैसे हो रही है, ये रोटेशन हमने यहां से लेकर इसको ऐसे रोटेट किया तो ये CH3 तो इधर आ जाएगा, जैसे इसको ऐसे रोटेट किया ये वाला H इधर आ जाएगा, ये वाला F इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना यही वाली चीज। ठीक है, और बाकी जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं ये सेम इसी तरीके से हैं, ये लेफ्ट की साइड लेफ्ट ही डैश होगा और राइट की साइड वेज होगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं HOH CH3, और CH3 इस बार ऊपर चला गया, ये CH3 F एंड H। ठीक है, हमने इसको सिर्फ क्या किया है, एक पार्ट को रोटेट कर दिया है, उसको रोटेट करने से क्या हुआ है, जो हमारा वाई की शेप थी वो ऑपोजिट वाई हो गया है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आई है इसको हम बोलते हैं क्या, सॉहर्स। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारी सॉहर्स हो गई। तो जहां भी आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो मान लो कि वो सॉहर्स है। ठीक है ना, अब इसी को अगर हमें न्यूमैन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखो अगर आप इसको बिल्कुल फ्रंट से देखो तो आपको कुछ इस तरह की शेप दिखाई देगी, यानी ये वाले जो तीनों आप ग्रुप देख रहे हो ये जस्ट सामने आपको दिखाई देंगे, CH3 ऊपर की साइड, H इधर की साइड, F इधर की साइड, और ये जो H है ये बैक साइड में, OH ये, और CH3 इस तरीके से। तो जो लेफ्ट में है लेफ्ट में ही रहेगा, जो हमारे राइट में है वो राइट में ही रहेगा। तो जब आप इसको इस तरीके से कर देते हो तो ये बन जाती है हमारी न्यूमैन। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुई है। ओके, तो ये हमारा होता है इसको कन्वर्ट करना।
ये कन्वर्ट करना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आए कन्वर्ट करने का, तो कुछ एग्जाम में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं जिनमें आपको कन्वर्ट ही करके देखना होगा, ठीक है ना। उनके एग्जाम्पल हम ले लेंगे अभी। फिलहाल हम देखते हैं कोई और एग्जाम्पल। इस बार हम क्या करने वाले हैं, न्यूमैन को चेंज करने वाले हैं इनटू सोहर्स एंड देन फिशर। ये मान लो हमें कोई इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये वाला हमारा न्यूमैन में रिप्रेजेंट है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो सोहर्स में चेंज करो। कैसे करोगे चेंज, ये वाला जो सामने का फ्रंट वाला कार्बन है इसको नीचे की साइड बनाओ, ये CH3CHO ऊपर की साइड, ये वाला H लेफ्ट साइड। अगर मैं यहाँ पर डैश और वेज बना भी नहीं रही हूं तो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि जो लेफ्ट है वो डैश है, जो राइट में है वो वेज है, ठीक है। ये वाली साइड हुई हमारी। बैक साइड में एक कार्बन और है जिससे हमारा इस तरीके से कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन है, ठीक है। अब इसी चीज को हमें फिशर में चेंज करना है। ये आ गई हमारी सोहर्स। इसी को अब हमें चेंज करना है इनटू फिशर। तो क्या करना है फिशर में चेंज करने के लिए, दोनों वाई होने चाहिए, दोनों वाई शेप में होने चाहिए। तो ये वाला हमें रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको रोटेट करना है। अभी तो आपको रोटेट करके देखना पड़ रहा है, वरना आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो इधर है उसको इधर करना है, जो इधर है उसको उधर करना है, बस इतना ही काम करना है। आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो, पर अभी हम इसको रोटेट करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, OH वाला इस साइड आ जाएगा, H वाला इस साइड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, OH इस साइड जाएगा, H इस साइड और CHO नीचे की साइड, और ऊपर जो सेम ग्रुप है हमारा HOH एंड CH2OH सेम। अब इसी को हमें फिशर में चेंज करना है, तो बस लाइंस बनाओ, H को लेफ्ट साइड, OH को राइट साइड, इसका OH लेफ्ट साइड, इसका H राइट साइड, नीचे CHO है, ऊपर की साइड CH2OH है, ठीक है। ये चेंज हो गया हमारा किसमें, इनटू फिशर। तो इस तरीके से चेंज करना होता है, राइट। अब मान लो कि इस तरीके से हमें कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में देखो क्या हो रहा है, ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। अगर इन दोनों में देखो तो क्या कनेक्टिविटी सेम है। सबसे पहले आप ये देखो क्या दोनों में सेम ही एटम है हमारे, अलग अलग है। देखो इस कार्बन से जो ये 4 ग्रुप अटैच हैं ये इस तरीके से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इसमें भी सेम है, ठीक है। इसमें भी सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो हमारे यहाँ पे Cl और H को देखो, ये तो सेम रखे गए हैं बट इन दो की पोजीशन को बदल दिया गया है। अब ये जो दो पोजीशंस बदली गई हैं हमारी, ये कैसे बदली होंगी, कैसे चेंज किया होगा इन पोजीशंस को, क्या बता सकते हो आप। रोटेशन किया होगा क्या, क्या रोटेशन से पॉसिबल है। रोटेशन से तो देखो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये जो फिशर होती है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती हैं, वेज। ये दोनों वेज पे लगे हुए ग्रुप हैं, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ClH जो है हमारे वो डैश पे लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप को रोटेट कर देते हैं, मान लो ये वाला जो फ्लोरीन और ब्रोमीन है, हमें पता है कि रोटेट करके ही आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि रोटेट करके ही आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो ये अगर हम रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज तो हमारी ये हो जाएगी, यानी अब ये दोनों ग्रुप हमारे जो हैं वो इस पे अटैच हो जाएंगे, डैश पोजीशन पे, जो कि होनी नहीं चाहिए।
फिशर में हमारी ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन वेज पे होती है, तो फिर इसको रोटेट करने से तो नहीं आने वाला। अगर रोटेट कर दिया तो उसकी पूरी अरेंजमेंट ही चेंज हो रहा है, ये अरेंजमेंट यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो हम इसको रोटेट तो कर नहीं सकते। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसको ऐसा बनाने की कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ही ब्रेक कर दो और फिर इसको अलग अलग ऐसे लगा दो, तो यही पॉसिबिलिटी दिखती है। तो जब कभी किसी मॉलिक्यूल में आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको अगर रोटेशन करके आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, जो डैश पे है वो वेज पे डैश पे, ये होनी नहीं चाहिए बट वो चेंज हो रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसका अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं इसी ग्रुप को, तो ये वाला क्या हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, कि हमें सिर्फ यही पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर हम इनको ब्रेक कर दें तो ही हम इस वाले चीज को ले सकते हैं, अदरवाइज तो रोटेशन से तो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो कि एक हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, दूसरा जो है वो इस टाइप का है। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा, देखो कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि इस कार्बन से जो ये फ्लोरीन अटैच था पहले वो जो प्लेन में था अब वो बैक साइड में चला गया है, हाइड्रोजन जो पहले डैश पे था अब वो वेज पे चला गया है। तो इस तरीके से इन तीनों की पोजीशंस चेंज हुई हैं, CH3 तो अपनी जगह है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, किस तरीके से ये चीज चेंज हुई होगी, इमेजिन कर सकते हो कैसे हुआ होगा ये चीज। तो ये चीज हमारी हुई होगी रोटेशन से, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो जब हमने इस वाले बॉन्ड के अकॉर्डिंग इस वाले बॉन्ड से रोटेशन किया, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है अगर हमने इस वाले बॉन्ड से यहाँ पर रोटेशन किया तो ये जो ग्रुप पहले हमारे लगे हुए थे इधर उधर इस तरीके से, कोई आगे की साइड कोई पीछे की साइड ऐसे लगा हुआ था, तो इसके रोटेशन से क्या हुआ होगा, ये जब रोटेट कर रहा है तो ये बॉन्ड्स भी रोटेट करने लगे होंगे, ठीक है ना, ये बॉन्ड्स भी रोटेट करने लगे होंगे, जो आगे है वो पीछे की साइड हमें बिल्कुल शो होगा, यहाँ पे रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब हमारा एक सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड अगर रोटेशन पॉसिबल है तो उससे हमें जो दूसरा मिल रहा है मॉलिक्यूल, तो ये जो आपस में दोनों होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर है सेम ही मॉलिक्यूल, पर कैसे आई है, एक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से, ठीक है ना। इस वाले केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं थी, इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग ही ऑप्शन था, उसको तभी चेंज कर पाते हैं हम, तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो कॉन्फॉर्मर्स होती हैं वो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग से होती है। ये दो चीज में डिफरेंस हमेशा याद रखना। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स दे देंगे आपको 3-4, उनमें बताना है कि बताओ क्या क्या रिलेशनशिप है इनमें, कौन कौन से कॉन्फॉर्मर्स हैं, कौन कौन से हमारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, तो जो कॉन्फॉर्मर्स हैं वो तो हमारे सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से आए हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमारे बॉन्ड ब्रेकिंग ही ऑप्शन बचता है। तो जो ये कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, इन्हीं में पॉसिबिलिटी होती है हमारे इनेंटियोमर्स की या डायस्टीरियोमर्स की। इनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कॉन्फॉर्म में, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही है इनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। कैसे, देखो इनमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, तो अगर हम यहाँ पर बीच में एक मिरर लगा दें, अगर बीच में एक मिरर रख दिया जाए तो क्या दिखाई देगा, इस वाले F की इमेज यहाँ पर दिख रही है, इस Br की यहाँ पर दिख रही है, क्लोरीन की H की, ये सब दिख रही है आपको इमेज इजीली। तो यानी ये एक दूसरे की क्या दिख रही है हमें, मिरर इमेज ये एक दूसरे की हैं। और अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या सेम मिलेगी हमें, क्या Br के ऊपर, अगर Br को हम F के ऊपर रख दिया तो ये तो डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही है।
तो नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए ये हमारे इनेंचोमर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनेंचोमर्स। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास है जो मिरर इमेज ही नहीं है, वो होता है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो यहां से हमारे आते हैं इनेंचोमर्स। जो ये इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिलते हैं, उनमें देखते हैं हम कि इनेंचोमर्स इस तरीके से होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं। इनेंचोमर्स को समझने के लिए आप अपने हैंड को ही देख लो। जो आपका हैंड है, अगर बीच में एक मिरर रख दिया मान लो, तो दोनों हैंड की स्ट्रक्चर किस तरह दिख रही है आपको? ये वाला जो थंब है, ये थंब है, दोनों आपस में, ये फिंगर्स, फिर ये वाली, इस तरीके से फिंगर्स आपस में क्या दिख रही है? एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है। आप ऐसे देखो, ऐसे देखो। लेकिन अगर आप इस हैंड को, एक हैंड को दूसरे हैंड पे रखते हो, तो ये थंब और ये थंब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, यानी कि ये सुपर इम्पोज तो नहीं हो रही है, सेम तो नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो आपके जो हैंड्स हैं वो इनेंचोमर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके इनेंचोमर का एक एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा, सबसे इजी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इनेंचोमर्स, जो आपकी मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे के ऊपर अटैच आप उनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होते हैं इनेंचोमर्स। अभी हम आज की क्लास में इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, कौन से कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, उसमें आपको बताना है। और फिर हम देखने वाले हैं इनेंचोमर्स, डायस्टीरियोमर के एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।